ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा तो आइडिया होगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? लाइक हाउ डू यू डिफाइन अ वेक्टर? एनीबॉडी वांट्स टू आंसर दिस? Sir, vector is a one-dimension array. Vector is a one-dimensional array. Okay. Can we slightly can we look at a more mathematical definition rather than a computer science definition? क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट तो आप जनरली कंप्यूटर साइंस से लेते हैं। इन प्योर मैथमेटिकल टर्म्स आप एक वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेक्टर के पहले कोई मुझे ये बताएगा कि स्केलर क्या होता है? व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? सर फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड में बता सकता हूँ, आई कैन से। हाँ हाँ, ठीक है, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बताओ। सर स्केलर से वो होता है जिसका सिर्फ वैल्यू रहता है या फिर कोई डायरेक्शन नहीं रहता, लेकिन वेक्टर वो होता है कि जिसके पास मतलब एक वैल्यू भी है, एक सर्टेन अमाउंट का जो वैल्यू है और उसका डिस्टेंस भी है, मतलब सॉरी उसका डायरेक्शन भी है, उसको हम ओके वेक्टर कहते हैं। ओके, गुड। सो मैथ्स में भी हमारा जो डेफिनेशन होगा वो सेम ही होगा। इफेक्टिवली अ स्केलर इज एनी क्वांटिटी व्हिच हैज जस्ट सम वैल्यू। उसका कुछ एक वैल्यू होगा, जैसे कि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपने दे दिया, मान लीजिए। अगर आपके पास कोई एक स्केलर वेरिएबल है, लेट्स से ए, और आपने उसका वैल्यू दे दिया 5, तो दैट द वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट वेरिएबल इज 5 एंड दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ अगर हमें एक वेक्टर को डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएट कर देते हैं। और वो डायरेक्शन डिफाइन करता है कि वो यूक्लिडियन स्पेस में, यानी कि विद इन लेट्स से विद इन एनी स्पेस, वो वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो मैं आपको एक आपको ये दूसरा टैब दिख रहा है क्या, जिसमें एक यूक्लिडियन स्पेस बना हुआ है, एक्स वाई एक्सिस? यस। ओके, तो इसमें हम एक वेक्टर बना के देखते हैं कि ये वेक्टर कैसा दिखेगा। सो लेट्स से हमने एक वेक्टर डिफाइन किया, x 2, 3। तो अब आप सबको एक वेक्टर दिख रहा है जो जिसका दो वैल्यूज है। एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू है 2 और वाई एक्सिस में उसका वैल्यू है 3, और उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द टॉप राइट। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू दिख रहा है, आपको ये वेक्टर दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट? तो अब मान लीजिए कि मैं इसी वेक्टर को थोड़ा चेंज करता हूँ। लेट्स से मैं इसको करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये वेक्टर दिख रहा है कि ये वेक्टर कहाँ पर है? कोई मुझे बताएगा कि ये इस वेक्टर का वैल्यू क्या है और डायरेक्शन क्या है? अनिर्बान? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो? ओके, ऑयन ने हेलो। लिखा है, हाँ यस, ऑयन ने लिखा है 0,5 वाई एक्सिस। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो ऑयन का आंसर है सर कि मेरा आ रहा है? हाँ, तो तुम्हारा भी आ रहा है। हाँ, अभी तुम्हारा आवाज आ रहा है। अभी आवाज आई थिंक चला गया। मे बी यू कैन ट्राई रीजॉइनिंग, बट वील कंटिन्यू। तो ऑयन ने आंसर लिखा है कि वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है वाई एक्सिस, एंड उसका वैल्यू है 0,5। तो उसका एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 0 और वाई एक्सिस पे वैल्यू है 5। ठीक है, तो अब इफेक्टिवली हमने क्या किया, हमने एक क्वांटिटी लिया जिसका वैल्यू है 0,5 और उसका एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया। और वो डायरेक्शन जिस पॉइंट की तरफ, लाइक जिस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में जिस पॉइंट पे वो जाके स्टॉप होता है, दैट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर, एंड द अदर एंड इज कॉल्ड द टेल ऑफ द वेक्टर। सो जनरली हमारा जो वेक्टर होता है उसका टेल हम 0 0 से लेते हैं, राइट? सो इसमें जैसे स्टैंडर्ड है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप इस वेक्टर को, मान लीजिए आपने ये 5 दिया है, लेट्स से कि मैं इस वेक्टर को मूव कर देता हूँ, तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस वेक्टर का वैल्यू उतना ही है, 0,5 ही है, यानी द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज स्टिल 5 एंड द डायरेक्शन इज स्टिल टुवर्ड्स द टॉप।
ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैं इस वेक्टर को अब इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, लेट्स से हाँ, मैंने इसको यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया, राइट। तो अब कोई मुझे बताएगा कि इस वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया। लेट्स कोई मुझे बताएगा कि इस वेक्टर का अब वैल्यू क्या हो गया। सर 1161। 116 की वेक्टर का मैंने वैल्यू पूछा, लाइक आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर का वैल्यू अच्छा चलिए ठीक है, लेट्स डू इट सर सिंपल नाउ। 1261 what is the what are how do you what is the value of this vector now? 5 5 या 5,0? ये जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं टू डिफाइन दिस वेक्टर, दैट विल बी 5,0, राइट। x एक्सिस 5,0, राइट। अच्छा, ओके फाइन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हाउ वी डिफाइन अ वेक्टर, ठीक है। अब लेट्स से कि ये हमारा, मैंने एक नया वेक्टर बनाया। अब इसका कोई मुझे बता सकता है कि इस वेक्टर का ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम डिफाइन कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या होगा, जो एट द टॉप ऑफ दिस, एट द एरो हेड जहां पे पॉइंट कर रहा है, वो उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। 4,2 4,2, गुड। और वेक्टर का लेंथ कोई मुझे बता सकता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे लेंथ चाहिए वेक्टर का। रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हाँ, तो उसका वैल्यू क्या होगा। रूट अंडर 24। नो नो रूट अंडर 20। यस, स्क्वायर रूट ऑफ 20 which is रूट 2 5 root 5. रूट 5 2 रूट root 5 5. गुड। सो दैट इज हाउ वी गेट द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज अ वेक्टर। बेसिकली इट इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज अ स्केलर वैल्यू व्हिच इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड इट हैज अ डायरेक्शन। नाउ द डायरेक्शन कैन बी एनी डायरेक्शन इन दिस एंटायर XY एक्सिस। और अगर आप इन दिस 2 डिमेंशनल एक्सिस, अगर आप 3 डिमेंशंस में, तो वो एक और डिमेंशन में उसका कुछ एक डायरेक्शन होगा। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 2 डिमेंशंस में डील करेंगे, तो हम यहाँ पर सिर्फ XY एक्सिस पे उसका डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक वेक्टर। लेट्स से अब हम एक और वेक्टर बनाते हैं, p इक्वल टू, इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन, थोड़ा थिक कर देंगे। इसका कलर चेंज करेंगे, लेट्स से ब्लू, और इसको भी थोड़ा थिक कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पर 2 वेक्टर है, एक है u और दूसरा है v, ठीक है। तो कैन समबडी फर्स्ट टेल मी कि इस जो वेक्टर v है उसका लेंथ क्या है। u का लेंथ आप लोगों ने बता दिया, विच इज 2 रूट 5। अब मुझे v का लेंथ चाहिए, ये जो ब्लू वेक्टर है उसका लेंथ चाहिए मुझे। 2 रूट 5। 2 रूट 5, करेक्ट। सो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम है। कैन वी से दैट No, u इक्वल टू, नो, व्हाई नॉट। because that direction is different. Correct, exactly. So vectors are defined by both magnitude and direction. So even if the directions are same, or sorry, even if the magnitudes are same, the direction being different implies that the vectors are different. अब let's say कि मैंने ये जो वेक्टर है इसको सेम डायरेक्शन में ऐसे कर दिया, ठीक है। लेट्स से मैं इसको डॉटेड लाइंस कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो ये v वेक्टर है, ये है, ये डॉटेड लाइन वाला ब्लू है, और जो u वेक्टर है वो ग्रीन सॉलिड लाइन वाला है। अब विद द सेम आर्गुमेंट कैन वी से दैट दीज 2 वेक्टर्स आर डिफरेंट। क्या सब अग्री करेंगे कि ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है, और अगर है तो क्यों है। From the point of view of value. एग्जैक्टली, बिकॉज even though the direction is same, the values are different, correct. ओके, गुड। तो ये हो गया हमारा u वेक्टर, ये हो गया हमारा v वेक्टर। अब जाते हैं हम एक और स्लाइटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज
वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि आपके पास दो वेक्टर्स है u एंड v और आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो आप एडिशन कैसे करेंगे इन दिस ज्योमेट्रिक फिगर? आपका एडिशन आप कैसे करेंगे? पहले हम लोग वो देखते हैं एग्जांपल और फिर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हम करते हैं u प्लस v और तो ये हमारा हो गया एडिशन और एडिशन का रिजल्ट आया है 6,6। सबको दिख रहा है? इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं रेड। अब सबको ये एडिशन का रिजल्ट दिख रहा है? हाँ सर। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। पहले हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे और फिर हम मैथमेटिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो आपका इन दोनों का ये जो v वेक्टर है, ये इसका वैल्यू है 2,4 और जो u वेक्टर है उसका वैल्यू है 4,2 और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, बट इनका जो सम है वो उनके बीच से निकल रहा है और उसका वैल्यू है 6,6। यहाँ पर 6 x पे और y पे भी 6। अब हम थोड़ा इस वेक्टर को मूव करके देखते हैं कि वेदर ये सम्स मैच कर रहे हैं या नहीं। लेट से हमने v को उसके ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ मूव कर दिया और आप देखेंगे कि नाउ द सम इज मैचिंग कंप्लीटली। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो वेक्टर सम है वो कैसे कैलकुलेट होगा? आपका पहला वेक्टर का जो बॉडी है वो फिक्स रहेगा और दूसरा हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और वो जहाँ पे एंड होगा उस पॉइंट से आप फर्स्ट वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सम मिल जाएगा, राइट। ये ज्योमेट्रिक फिगर है जो कभी कभी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें, सो लेट्स से कि हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें, तो मैंने एक वेक्टर बनाया 4, 2 और ये है u वेक्टर और एक मैंने बनाया 2, 4 और ये है v वेक्टर, ठीक है। और मैंने पूछा कि व्हाट इज u प्लस v, करेक्ट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल वे? हम करेंगे 4, 2 इधर हमने लिखा प्लस 2, 4 इधर हमने लिखा और हमको ये सॉरी इसका हमको रिजल्ट मिलेगा 6, 6, राइट। और यही हमको आउटपुट में मिला। तो अब आप ये वेक्टर जो है इसमें ये दोनों कंपोनेंट्स क्या है, ये पहला नंबर क्या है और ये सेकंड नंबर क्या है? कोई ये बता सकता है? इसको अब आप उस ज्योमेट्रिक फिगर से कोरिलेट करने का ट्राई कीजिए कि ये पहला कंपोनेंट क्या है और ये दूसरा कंपोनेंट क्या है। ये और ये, तो हमने इन दोनों को ऐड किया और हमने इन दोनों को ऐड किया, राइट। तो व्हाट डू these numbers correspond to? Sir, x axis और y axis. करेक्ट, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। तो ये x एक्सिस पे पहले वेक्टर का वैल्यू और दूसरे वेक्टर का वैल्यू और ये y एक्सिस पे पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वैल्यू। तो लेट्स से कि अब हम 3 डिमेंशंस में जाते हैं। तो मैंने मान लीजिए एक वेक्टर बनाया और लेट्स से मैंने सर हाँ यस सर मतलब दोनों फैक्टर जब ऐड होगा उन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स का फिक्स रहता है, बट जो आपका आउटपुट वेक्टर है उसका डायरेक्शन डिटरमाइन होता है इस सम के अकॉर्डिंग। ये इस फिगर में आपको अगर दिख रहा होगा तो इस फिगर में आपको जो ये रेड कलर का वेक्टर है दैट इज द सम वेक्टर u प्लस v। तो इसका डायरेक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स और वो डायरेक्शन डिटरमाइन होता है कि ये सम आपका कैसा सम है, राइट। सो आपने इन दोनों को पॉजिटिव वेक्टर्स को सम किया है तो उसका आउटकम भी पॉजिटिव ही होगा, तो इट विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट।
क्योंकि इन दोनों का दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही किसी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। वो किस तरफ पॉइंट करेगा दैट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दी सम दैट यू गेट। और फिर आप वो पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे अपने एक्स वाई एक्सिस पे, तो आपको उसका डायरेक्शन दिखेगा। हम जब मैथमेटिकली सिंपली सम करते हैं तो हमको उस एल्जेब्रिक सम में डायरेक्शन नहीं दिखेगा, डायरेक्शन हमको ज्योमेट्रिक फिगर में दिखेगा, राइट? अगर हम सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं तो वहां पे हमको ऑब्वियसली सम नहीं दिखेगा, राइट? यहाँ पे हमको सिर्फ उसका वैल्यूज दिख रहा है और हमको पता चल रहा है कि दिस इज अ वेक्टर। बट जब हम इसे ज्योमेट्रिक फिगर में प्लॉट करेंगे तब हमें दिख जाएगा कि विच डायरेक्शन दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग, राइट? सो लेट्स से कि अब मैं यहाँ पर एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे उस फिगर में, ठीक है? तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से a इक्वल टू 2 माइनस 3 और एक वेक्टर है b इक्वल टू -5 और -9, ठीक है? और मैंने एक नया वेक्टर बनाया c इक्वल टू a प्लस b। तो पहले हम इसका सिंपल, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया इनको सम करने का, उससे हम सम देखते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम इन तीनों वेक्टर्स को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि सी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा ए और बी का सम करने से? -3 -12 -3 -12, गुड। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं एक बार, ठीक है? तो ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ए वेक्टर लिखते हैं। ए इज इक्वल टू क्या था, 2 माइनस 3, करेक्ट? तो ये हमारा वेक्टर आ गया, ए 2 माइनस 3 आ गया। फिर दूसरा हमारा वेक्टर था b इज इक्वल टू -5 b इज इक्वल टू -5 -9, ठीक है? तो अब हमारा ये b वेक्टर आ गया। क्या सबको ये दोनों वेक्टर्स दिख रहे हैं, a एंड b? मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ हाँ और इसका कलर रेड कर दिया, इसको भी थोड़ा थिक करके इसका कलर रेड से पर्पल कर दिया, ठीक? माइनस, ओके। अब इन दोनों का सम हमको निकालना है, तो इसका सम अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, -3 -12, करेक्ट? तो हम पहले एक वेक्टर प्लॉट करते हैं -3 -12, तो ये हमने एक सी वेक्टर प्लॉट किया है -3 -12 पे, ये सबको दिख रहा है? और अब हम इसको ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करते हैं। तो हम एक और वेक्टर प्लॉट करते हैं, लेट्स से d इक्वल टू a प्लस b, ठीक है? और d भी उसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हम d का कलर चेंज करते हैं। मान लो हम d का कलर करते हैं d का कलर कर दिया लेट्स से पिंक, ठीक है? तो d हमारा पिंक हो गया और इसके नीचे है हमारा सी वेक्टर जो है ब्लैक कलर। तो अब अगर हम इस डी वेक्टर को यहाँ से थोड़ा मूव करते हैं, हाँ ओके, ये मूव, सी वेक्टर हाईलाइट हो जा रहा है। ओके, सो लेट्स वेरीफाई इट लाइक दिस। ये था हमारा ए वेक्टर और इसको जब हमने यहाँ प्लेस किया बी और ए को ऐसे सम किया, ए को हमने मूव किया सच दैट ए का जो टेल है वो बी के हेड पर है, तो हमको दिख रहा है कि डायरेक्टली जॉइंस वेयर द डी वेक्टर इज कमिंग या वेयर द सी वेक्टर इज कमिंग। मान लो कि हमने डी वेक्टर को भी ऑफ कर दिया, तो हमारा जो सी वेक्टर है वो एग्जैक्टली वही है जहाँ पे इन दोनों का सम आना चाहिए, करेक्ट? तो हमको इससे पता चल रहा है कि हमारा सम करेक्ट है और उसका डायरेक्शन इज अगेन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बट इट इज द मैग्नीट्यूड इज मोर देन बी वेक्टर और दी सी वेक्टर, ठीक है? अब कोई सॉरी ए वेक्टर और दी बी वेक्टर, अब कोई सी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड बता सकता है, इसका लेंथ कितना है? What will be the length of vector C?
Anybody wants to answer? सो वेक्टर सी का हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे उसका वैल्यू क्या है और वाई पे उसका वैल्यू क्या है. एक्स एक्सिस पे उसका वैल्यू है -3. आप यहाँ से देखिए ये -3 ऐसे आ रहा है और वाई पे उसका वैल्यू है -12. यहाँ पे हमको दिख रहा है. तो इसका लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? कोई आंसर देना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? हाँ, ओके. अयन ने लिखा है 144 + 9 √153. वेरी गुड. तो अब बाकी सबको भी हम समझा देते हैं कि लाइक हाउ वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज. ओके. तो अब हम जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. ठीक है. तो लेट से हमारे पास एक वेक्टर है, सॉरी, हमारा वेक्टर है c और उसका वैल्यू था -3 -12. ठीक है. अब अगर हमें c का लेंथ निकालना है तो लेट से, सॉरी, लेंथ ऑफ c, तो हम क्या करते हैं, हम पहला कंपोनेंट लेते हैं. सो इट इज लेट से cx, मतलब x पे जो c का वैल्यू है उसको स्क्वायर करते हैं प्लस cy, यानी y पे उसका जो कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, राइट. एंड दिस विल गिव अस द लेंथ ऑफ द वेक्टर c. So how do we justify this particular sum? उस पर हम आएंगे, पहले हम इसका वैल्यूज देखते हैं. तो दिस इज लाइक -3 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, which is as Ayan said √1/3. ओके. अब हम देखते हैं कि ये सम हम इस तरह से क्यों ले रहे हैं. तो आपका जो वेक्टर है c, लेट्स से बाकी सब वेक्टर्स को मैं अभी के लिए ऑफ कर दिया मैंने. ठीक है. तो ये जो c वेक्टर है इसको थोड़ा सा कलर इसका डार्क करते हैं और ग्रीन कलर करते हैं. ओके. ठीक है. तो ये वेक्टर स्क्रीन चेंज नहीं हुआ. ओ, स्क्रीन चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ, अभी स्क्रीन चेंज हो गया. हाँ सर. हाँ, ओके. तो ये जो सी वेक्टर है, अब मैंने बाकी सारा वेक्टर्स को अभी थोड़ी देर के लिए इनविजिबल कर दिया है और सिर्फ ये वेक्टर है, सी वेक्टर विजिबल है, -3 -12. ठीक है. अब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हमने जो इसका लेंथ निकाला उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से क्यों निकाला. तो हम दो और वेक्टर डिफाइन करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम एक डिफाइन करते हैं वेक्टर, लेट्स से सर पिथागोरस थ्योरम. हाँ, वेरी गुड. पाइथागोरस थ्योरम से हम कर रहे हैं, तो उसको हम विजुअलाइज मैं जस्ट करना चाह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग. तो वो मैं करता हूँ -3, 0 से. ठीक है. ये हुआ e, और लेट से मैं एक f वेक्टर डिफाइन करता हूँ 0, -12. ये हुआ. ठीक है. तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो वेक्टर c है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, as a sum of two vectors, one on the x-axis and one on the y-axis. ठीक है. Where the vector on the x-axis has only one component, which is the x component. इसका y के डायरेक्शन में इसका कोई वैल्यू नहीं है, करेक्ट. और यहाँ पर जो f वेक्टर है उसका x के डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, करेक्ट. तो इस वेक्टर का वैल्यू क्या हुआ, -3, और इस वेक्टर का वैल्यू क्या हुआ, सिर्फ -12. मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. So this, the magnitude of vector e, this one, let's say is -3, and the magnitude of this one is, sorry, is -12.
अब इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लेट्स से कि मैंने ये जो वेक्टर है ना इसको यहाँ मूव कर दिया, तो आपको दिखेगा कि दिस इज द सेम एज वेक्टर सी। इन दोनों का सम करते ही आपको वेक्टर सी मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप 12 यूनिट्स आते हैं और इस डायरेक्शन में आप 3 यूनिट्स आते हैं, तो ये आपको वेक्टर सी मिलता है। और अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ आपको कैसे मिलता है? द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, व्हिच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इसका उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो आपको इसका लेंथ मिल गया। तो आप किसी भी वेक्टर को इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दैट वेक्टर इज, उसको आप एज अ सम ऑफ टू कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ईच कंपोनेंट इज ऑन वन ऑफ द एक्सिस, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। अब अगर आप हायर डिमेंशनल वेक्टर्स यूज करेंगे, मान लीजिए 3 डिमेंशंस हो गया, 4 डिमेंशंस हो गया, तो भी द कॉन्सेप्ट इज सेम। आपका हर डिमेंशन में उसका एक पर्टिकुलर एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगा और उन सबको कंबाइन करके आपको ये एक्चुअल वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलेगा, करेक्ट? तो अगर आप यहाँ पे E प्लस एफ करते हैं तो आपको क्या मिलता है? लेट्स से कि मैं आपको यहाँ पर एक E वेक्टर लिख रहा हूँ which is -3 0 और एक F वेक्टर लिख रहा हूँ which is 0 -12। तो अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? E प्लस एफ करने से हमको मिल जाता है अपना ओरिजिनल वेक्टर -3 -12, राइट? तो आपके पास कोई भी ऐसा वेक्टर है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन इन द एक्स डायरेक्शन, वन इन द वाई डायरेक्शन। और फिर अगर आपको उस वेक्टर का लेंथ निकालना है तो देन इट्स अ सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट? सो इसलिए वी आर अलाउड टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट? सो सबको समझ में आ गया कि हम वेक्टर एडिशन कैसे कर रहे हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं, या किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके, गुड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर, ठीक है? तो मान लो मैंने यहाँ पर एक लिखा है वेक्टर v इज इक्वल टू लेट्स से 2, 3, ठीक है? तो ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ठीक है? अब मैं इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो एक स्केलर क्या होता है? एक स्केलर सिर्फ एक नंबर होगा, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो लेट्स से मैंने एक स्केलर लिखा, मैंने लिखा एक स्केलर s इक्वल टू 5, ठीक है? और मैं अब उस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? लेट्स से s डॉट v equal to s into 2, 3, which is 5। एक्चुअली इसको 5 नहीं लेते हैं, s और 5 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको 3 लेते हैं और यहाँ पे भी हम 3 लेते हैं, ठीक है? तो 3 into दिस वेक्टर 2, 3। तो कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा? What will be the result of this? वेक्टर होगा या, अच्छा ठीक है, सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि इसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रहा मुझे जिसने भी आंसर दिया, कैन यू रिपीट? सर वेक्टर होगा। वेक्टर होगा, गुड। तो कोई ये कंफर्म करे? अब अगर वेक्टर होगा तो चलो ठीक है, पहले इसका वेक्टर का ये बना देते हैं। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा? स्केलर इनटू वेक्टर का रिजल्ट क्या होना चाहिए? 6/3। 6/3, ठीक है?
कोई और कुछ गेस करना चाहता है? सर 6/9। ठीक है, तो दूसरा आंसर है 6/9। कोई और गेसेस है? Anybody wants to guess some answer other than this? सर 6/9। 6/9 नहीं, इसके अलावा अगर किसी का कोई अलग गेस है? नो सर। ओके, तो सबसे पहले तो जिसने भी 6/3 आंसर दिया, व्हाई डिड यू थिंक इट वाज 6/3? तुमने इस स्केलर को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट? इससे नहीं किया? हाँ सर। हाँ, ओके, बट ऐसा क्यों किया तुमने? लाइक व्हाई डिड यू थिंक कि ये सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा बट y कंपोनेंट से नहीं होगा? सर क्योंकि एज जो है वो स्केलर है, मतलब की एक ही है, इसीलिए उनको हाँ सर बट मल्टीप्लाई। हाँ बट जो स्केलर वैल्यू है उसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो why should it prefer the x component over the y component? उसके लिए ये प्रेफरेंस क्यों जरूरी है? उसके लिए तो दोनों ही बराबर है ना। सो द पॉइंट इज कि आप जब एक स्केलर को, ये जो स्केलर है यहाँ पे, इस स्केलर को जब आप एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जब इस स्केलर को इस पर्टिकुलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको वेक्टर के सारे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज द स्केलर डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस फॉर वन कंपोनेंट ओवर अनदर, विच मीन्स कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो एक्चुअली में ये है, ये इनकरेक्ट आंसर है। तो आपने जब एक स्केलर वैल्यू को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उसके जितने कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, अगर मान लो जेड कंपोनेंट होता तो आपको उससे उनको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक्शन में देखते हैं, तो लेट्स से कि हम अपना वापस से इस स्क्रीन पे आते हैं और अब हम एक वेक्टर बनाते हैं। लेट्स से इसको भी ऑफ कर दिया, इसको भी, इसको भी। चलिए, अब हमने ये वापस से हमने ये वेक्टर ले लिया 2 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक इनपुट देते हैं, लेट्स से वेक्टर का नाम क्या था, v। अगर हम मान लो लिखते हैं 2v, तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में है, करेक्ट? और उसका वैल्यू अब क्या हुआ है, डबल हो गया। उसने दोनों कंपोनेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसीलिए उसका सेम डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर जी हमने बनाया वो सेम डायरेक्शन एज v बट द वैल्यू इज डबल। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसको 0.5 से सर मल्टीप्लाई, आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ अब हो रहा है। हो रहा है क्या? यस। ओके, आई थिंक कुछ लैग था नेटवर्क में। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो वेक्टर, जस्ट हाँ, ये वेक्टर v सबको दिख रहा है? हाँ यस सर। ओके, तो अब मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो वेक्टर g आया एज एन आउटपुट, इसका डायरेक्शन तुम देखोगे कि सेम है, बट इसका वैल्यू अब डबल हो गया। तो वेक्टर v का वैल्यू क्या था, 2,4, x पे 2 था और y पे 4 था। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, x पे 4, y पे 8, यानी डबल हो गया। साइड में भी तुम देखो, लेफ्ट साइड पे नीचे तुम्हें दिखेगा कि g इज इक्वल टू 4,8 है ना, 4,8। सो दैट इज द मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई गेस करेगा? 1,2। 1,2। सो लेट्स से करके देखते हैं। एग्जैक्टली 1,2, वेरी गुड। तो अब तुम्हें दिखेगा कि इसका वैल्यू हाफ हो गया। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कभी भी मल्टीप्लिकेशन से हम इस वेक्टर, जो आउटपुट वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? सो मैं यहाँ पे मैं अपना दूसरे स्क्रीन में एक बार अच्छे से क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, कैन वी चेंज द डायरेक्शन,
can we change the direction of our vector ये क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ सर। एक एग्जाम्पल। ओके, हाउ? सर -1 इंटू करने से सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, तो करके देखते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने माइनस, फिर 1 क्यों, -5 -3 करके देखें, -3 करके देखते हैं। और -3 करने से हमने क्या देखा कि ये जो वेक्टर है जी वेक्टर, इसका डायरेक्शन अब क्या हो गया? सर स्किन शो नहीं हो रहा। ओ अच्छा, हाँ अभी दिख रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ, तो हमारा ये जो v वेक्टर है इसको हमने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो उसका आउटपुट जो आया जी वेक्टर वो एग्जैक्टली 180 डिग्री उल्टा हो गया, और अब ये एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, करेक्ट? हाँ सर। ओके गुड। अब मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कभी भी तुम मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन में पॉइंट करवा सकते हो? जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा या तो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है या एग्जैक्टली ऑपोजिट में कर रहा है। अभी तक हमने ये देखा, करेक्ट? क्या हम मल्टीप्लिकेशन से उसको किसी भी और डायरेक्शन में पॉइंट करवा सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग आंसर नहीं नहीं सर। देना। हाँ ओके, कौशिक ने बोला नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि एवरीबॉडी शुड आंसर दिस। व्हाट डज ऑयन से? तुम अगर बोलना नहीं चाहते हो तुम टाइप कर दो, अगर अनम्यूट करके नहीं बात कर पा रहे हो तो तुम टाइप कर दो चैट बॉक्स में कि व्हाट डू यू थिंक कि अदर देन दीज टू डायरेक्शंस कैन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन result in a vector pointing in any other direction other than these two. ना सर होवे ना। Okay. Anybody else? Ramsha? नो सर, नहीं होगा। Okay. एक जन कोई बाकी आंसर देना। अच्छा चलो ठीक है, we'll continue. तो हम इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं विथ अ स्केलर क्वांटिटी तो वो वेक्टर सिर्फ स्केल हो सकता है इन अ गिवन लाइन, एज इन कि वो या तो सेम डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा सकता है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो सकता है, या एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो अगर हमें एक वेक्टर को लंबा करना है या छोटा करना है तो हम उसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उस वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करवा के फिर लंबा या छोटा करना है तो हम उसे स्केलर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, करेक्ट? ओके, तो अब आई वांट टू नो, अब मैं तुम लोगों को एक छोटा सा प्रॉब्लम दूंगा, तुम सॉल्व करो। तो लेट से कि पहले तो फ्रेम क्लियर करते हैं। पहले लेट से हम एक वेक्टर लिखते हैं c इक्वल टू 2 3, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ c, ठीक है? और फिर मुझे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ 2c एंड लेंथ सर ऑफ, स्किन हाँ मैं कर रहा चेंज नहीं हुआ। हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड में पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन अपना, फिर मैं कर रहा हूँ। C -3c, ठीक है। अब क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो मैं सबसे, तो इस क्वेश्चन का 5 पार्ट है, ठीक है? तुमको दिया हुआ है एक वेक्टर c जिसका वैल्यू है 2,3, ओके, सॉरी 2,-3। मुझे जानना है सबसे पहले व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2c, ठीक है? फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3c, और फिर तीनों का लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस दिस एंड दिस, ठीक है? तो सबसे पहले 2c का वैल्यू क्या होगा? 4 माइनस 4 - 9।
4 -6 सॉरी -6 -6 ओके। और -3c का वैल्यू क्या होगा? -6 -9 +9 -6 और -6 9 +9 ओके, वेरी गुड। अब c का लेंथ क्या होगा? √13 13 √13 13 ओके गुड। ठीक है, उसके बाद 2c का लेंथ क्या होगा? √52 √52 ओके, which is 2√13 2√13 ओके। अच्छा, और इसका लेंथ क्या होगा? 3√13 3√13 ओके। और ये कहाँ से आता है? बिकॉज दिस इज √117। ठीक है, तो अब सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ सर। राइट, सो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने जब c को डबल किया तो उसका लेंथ भी डबल हो गया। c को जब आपने 3 टाइम्स उसका लेंथ इंक्रीज किया तो उसका लेंथ ट्रिपल हो गया। करेक्ट। माइनस साइन से क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। माइनस साइन का और कोई काम नहीं है। माइनस साइन का सिर्फ इतना काम है कि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन दिस वैल्यू। करेक्ट। तो अगर आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है और आपको उसका लेंथ आपने चेंज कर दिया यूजिंग वॉट एवर वैल्यू, तो आपको या उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग वॉट एवर स्केलर वैल्यू, तो उसका लेंथ भी उतना ही यूनिट से स्केल हो जाएगा। करेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी लर्न हियर। ठीक है, अब हम जाते हैं अपना लेट्स से वेट वन सेकंड। तो हमने स्केलर्स कर लिया, वेक्टर्स कर लिया, वेक्टर एडिशन कर लिया, स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम जाते हैं मैट्रिसेस में जाने से पहले हम एक थोड़ा सा डिटूर लेते हैं। हम पहले वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा देखते हैं। ठीक, तो अब हम करते हैं वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स से कि उसके पहले हमें करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रांसपोज। तो किसी को पता है कि ट्रांसपोज क्या होता है? सर ट्रांसपोज सर मैट्रिक्स में होता है, माने वैल्यू चेंज इंटरचेंज हो जाता है वैल्यू ट्रांसपोज। ओके, मैट्रिक्स में वैल्यू इंटरचेंज हो जाता है। वेक्टर का कोई बता सकता है क्या होगा? सर साइड चेंज वेक्टर हो के लिए जाएगा। भी सेम ही अगर रहेगा। वेक्टर के लिए सेम रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं एक वेक्टर लिखता हूँ v23। ठीक है, ये मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो अगर मैं मान लो वेक्टर को ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स या वेक्टर को अगर ट्रांसपोज करना है तो हम उसके ऊपर एक टी सिंबल ऐड कर देते हैं या स्लैश एक कोट सिंगल कोटेशन ऐड कर देते हैं। तो वो हम -2 -3 होगा। अच्छा, तो एक गैस है -2 सर -3, 2 3 होगा बट एक और गैस है 2 3। अच्छा, और कोई गैसेस है? सर 2 3 होगा बट वो साइड बाय साइड होगा, नीचे नहीं होगा। अच्छा चलो, साइड बाई साइड होगा। तो इसको मिटा के फिर से लिखते हैं 2 3 साइड बाई साइड। ठीक है, और कोई गैस है?
Anybody wants to guess something else? ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा राइट आंसर क्या है और उसके बाद फिर हम कैसे इस आंसर पे पहुंचे हम उधर जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इज दिस वन, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो इट विल बी, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर, COLUMN, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड अ रो वेक्टर, ठीक है। तो इसे हम कॉलम वेक्टर बोलते हैं और इसे हम रो वेक्टर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। तो इतने देर से जब मैं एक वेक्टर बना रहा था, कोई भी वेक्टर, लेट से मैंने एक वेक्टर बनाया v23, तो इस वेक्टर का हमने देखा था दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है, करेक्ट। और ये दोनों एक सिंगल लाइन में है। तो इफेक्टिवली इस वेक्टर का हम एक चीज डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड डायमेंशन। इस वेक्टर का डायमेंशन क्या है, इसके दो रोज हैं, तो दो रो और एक कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो जब आपका सिंगल कॉलम होता है तो हम उसे बोलते हैं कॉलम वेक्टर, ठीक है, कॉलम वेक्टर। और इस वेक्टर को अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये बन जाता है समथिंग कॉल्ड अ रो वेक्टर, ठीक है। तो रो वेक्टर में अब इसमें कितना रोज है, कोई बताएगा? 1 है। 1 रो और 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो अब जब रो सिंगल होता है तो फिर हम इसे बोलते हैं रो वेक्टर, राइट। तो इफेक्टिवली अगर आप एक वेक्टर को ट्रांसपोज करते हैं तो इट गोज फ्रॉम कॉलम वेक्टर टू अ रो वेक्टर और फ्रॉम अ रो वेक्टर टू अ कॉलम वेक्टर। तो आपका ट्रांसपोज दोनों डायरेक्शन में काम करता है। आप एक कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर बना सकते हैं या फिर एक रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ट्रांसपोज ऑपरेशन। अब थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे बोला कि हम मैट्रिसेस में ट्रांसपोज करते हैं बाय एक्सचेंजिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स से इस चीज को आप अभी के लिए आप लोग पॉइंट रखिए, विल कम बैक टू दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये जो वेक्टर है ये एक कॉलम वेक्टर से रो वेक्टर बन गया ऑन दी ट्रांसपोज ऑपरेशन। अब हम एक लास्ट ऑपरेशन स्टडी करेंगे वेक्टर्स में, विच इज वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वेक्टर्स का जब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, विच इज लेट्स से s डॉट v, तो हमने क्या किया था कि मान लो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था 2 3 से, तो जैसा मैंने बताया था कि आप इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और आउटपुट में डाल देंगे। तो दिस इज 3 into 2 and 3 into 3 which is 6 9, ठीक है। ये आपका आउटपुट था 6 9। लेकिन जब हम वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते। सो जो स्टैंडर्ड तरीका है वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो लेट से हमारे पास एक वेक्टर है v 2 3 और हमारे पास एक है वेक्टर w विच इज लेट से 3 2, ठीक है। तो अगर हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हमें हमेशा इन दोनों में से किसी एक का ट्रांसपोज लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि इस वेक्टर का डायमेंशन है 2 क्रॉस, सॉरी, इस वेक्टर का डायमेंशन है 2 क्रॉस 1 और इस वेक्टर का भी डायमेंशन है 2 क्रॉस 1। और लीनियर अलजेब्रा का रूल होता है कि इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स और अ वेक्टर विद अ मैट्रिक्स और अ मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स, तो दिस नंबर शुड इक्वल दिस नंबर, ठीक है, जो इस केस में सेम नहीं है, राइट। सो अगर मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा है v21 और एक वेक्टर लिखा है w21, तो बिकॉज ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हमें इन्हें मल्टीप्लाई, अगर हमने बाहर वाले का ट्रांसपोज लिया विच इज v w ट्रांसपोज,
तो फिर क्या होगा, v का डायमेंशन होगा 2 क्रॉस 1 और w का डायमेंशन होगा 1 क्रॉस 2। करेक्ट? यहां तक सबको समझ में आया? यस हाँ सर। ओके, तो ये डायमेंशंस, इसका v का होगा 2 क्रॉस 1, w का होगा 1 क्रॉस 2, और जो आउटपुट वेक्टर होगा इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आउटपुट होगा उसका डायमेंशंस होता है पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये। तो लेट से वो मान लो एक x बनता है, उसका डायमेंशंस होता है 2 क्रॉस 2 विच इज अ मैट्रिक्स, इट इज नॉट अ वेक्टर। तो ये जो प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आप एक वेक्टर, पहला जो कंपोनेंट वेक्टर है वो नॉर्मल कॉलम वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर है वो एक रो वेक्टर है, उसका आउटपुट हमेशा एक मैट्रिक्स आएगा, हमेशा एक मैट्रिक्स आएगा ऐसा, ठीक है? और इसको हम आउटर प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें आप पहले वाले का ट्रांसपोज लेते हैं और दूसरे को कॉलम वेक्टर रखते हैं, यानी कि आपको v21 फिर से है और w21 फिर से है। अब आपने किया v ट्रांसपोज w, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉरी, ये हो गया 1 क्रॉस 2 और ये भी रहा 1 क्रॉस 2, सॉरी ये 2 क्रॉस, सॉरी गलत लिख दिया, एक्चुअली में 2 क्रॉस 1 था ना, तो ये हो गया 1 क्रॉस 2 और ये रह गया 2 क्रॉस 1, और इसका आउटपुट कोई बताएगा कि इसका आउटपुट का डिमेंशन क्या होगा? कोई गेस करेगा कि इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 2 ही होगा। 2 क्रॉस 2 क्यों होगा? अभी मैंने बताया ना कि अगर आपका आउटपुट जो भी होता है उसका डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, पहले वाले का फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे वाले का लास्ट कंपोनेंट। तो इसमें पहले वाले का फर्स्ट कंपोनेंट 1 क्रॉस 1, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, राइट? चलो मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, ठीक है? तो लेट से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, v इज इक्वल टू 2 3 एंड w इज इक्वल टू 3 2, ठीक है? अब मेरा टास्क क्या है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन का दो रूल्स होता है। रूल नंबर 1 कि आप पहले इनका डायमेंशंस देखिए, तो इसका डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 1 और इसका डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 1। अब दूसरा रूल क्या है कि जब आप दो भी किसी भी दो वेक्टर्स या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंश्योर करना होगा कि इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो इसके फर्स्ट कंपोनेंट से मैच करना चाहिए। जैसे अगर आपको v को w से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपका पहले v आ रहा है और फिर w आ रहा है, तो आपका अगर v का कंपोनेंट है 2 क्रॉस 1 और w का डायमेंशन है 2 क्रॉस 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका v का डायमेंशन है 2 क्रॉस 1 और w का है 1 क्रॉस 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैच करते हैं। अब w 1 क्रॉस 2 हमें कैसे मिलेगा, या w डैश मान लीजिए, w डैश 1 क्रॉस 2 हमें कैसे मिलेगा? वो हमें मिलेगा w ट्रांसपोज से, करेक्ट? क्योंकि ट्रांसपोज करने से क्या हुआ, एक कॉलम वेक्टर रो वेक्टर बन जाता है और उसका डायमेंशंस चेंज हो जाता है, राइट? तो ये यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब फिर फाइनल आपका क्या होता है, जो भी आपका आउटपुट होगा उसका जो डिमेंशंस होता है वो बाकी दोनों कंपोनेंट से बनता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो आपने यूज कर लिया मल्टीप्लिकेशन के फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ये दोनों जो वैल्यूज बचते हैं डिमेंशंस में, वो आप यूज करते हैं टू डिफाइन व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। इसका जो फाइनल रिजल्ट है, लेट से हम उसको बोलते हैं y, उसका जो डायमेंशंस होगा वो होगा
क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ से हमने एक 2 लिया और यहाँ से हमने एक 2 लिया, राइट। ये हो गया जब हमको इस तरह का हमने मल्टीप्लिकेशन किया कि ये दोनों मैच करें। अब वेक्टर्स को हम दूसरे तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। वो मल्टीप्लिकेशन होगा जब हमने v को ट्रांसपोज कर दिया और w को सेम रखा। तो इफेक्टिवली इसका ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया वो था v w ट्रांसपोज, ठीक है। जो दूसरा वाला जो राइट साइड में मैं कर रहा हूँ v ट्रांसपोज w, वो दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। तो v ट्रांसपोज का डायमेंशन क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ। v का डायमेंशन है 2 क्रॉस 1, तो v ट्रांसपोज का डायमेंशन क्या होगा? 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2, गुड। और w वैसा ही है, तो w का डायमेंशन रहेगा 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो अब हम अपना पहला रूल अप्लाई करते हैं। क्या ये दोनों चीज मैच हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब सेकंड चीज हमें क्या करना है कि जो आउटपुट होगा उसका डिमेंशन क्या होगा, जो बाकी दोनों कंपोनेंट्स बच गए। तो क्या बचा? 1 and 1। तो यहाँ पे y का डायमेंशन क्या होगा? 1 क्रॉस 1, which is a single component, which means it is a scalar value, correct? अगर 1 क्रॉस 1 हुआ तो मतलब वो एक पॉइंट ही हो गया ना। तो उसका हम कैसे उसका तो एक ही कंपोनेंट हुआ, सिर्फ एक ही एक्सिस पे, तो उसका क्या डायरेक्शन है? आप उसको एज गुड एज अ स्केलर मान सकते हैं। अगर स्केलर नहीं भी मानना है तो आप उसको मान लीजिए कि इट इज अ 1 क्रॉस 1 वेक्टर, whereas this is a 2 cross 2 matrix, करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि हम किस तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे डिटरमाइन होता है कि रिजल्टिंग जो आउटपुट होगा वो मैट्रिक्स होगा या एक सिंगल पॉइंट वेक्टर होगा, करेक्ट। ये समझ में आया सबको, ये दोनों टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम एक्चुअली में करके देखते हैं, तो उससे हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का भी आइडिया हो जाएगा और हमें मैट्रिसेस का भी थोड़ा सा एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं ये लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट साइड वाला जो मल्टीप्लिकेशन है पहले वो करते हैं। तो v है 2 3 और w है 3। तो v मैंने लिख दिया 2 3, और अब क्योंकि मैंने w को ट्रांसपोज कर दिया है तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा 3 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमको पता है कि उसका डायमेंशन 2 क्रॉस 2 होगा, यानी यहाँ पर हमको 4 वैल्यूज डालने होंगे, तभी इसका 2 रो और 2 कॉलम होगा, करेक्ट है ना? ओके यस सर। ओके। तो अब इसको करने का बहुत टेक्निक्स है, बट मैं आपको सबसे सिंपल टेक्निक बताता हूँ। सबसे सिंपल टेक्निक ये है कि आपका जो रो वेक्टर है, आप उसका पहला कंपोनेंट लीजिए और उसको इस वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इफेक्टिवली मैं कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होगा ना, उसको लेकर इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो वैल्यूज क्या आएंगे? 6 9। 6 और 9। फिर दूसरा वैल्यू लो और उसको भी सेम करो, तो फिर वैल्यूज क्या आएंगे? 4 6। 4 6, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर और कंपोनेंट्स हो या यहाँ पर और कंपोनेंट्स हो तो आप सेम लॉजिक अप्लाई करिए। तो दिस इज हाउ एकदम सिंपल तरीके से आप एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पहला वेक्टर कॉलम वेक्टर है और दूसरा आपका रो वेक्टर है, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स, आपने जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक सीखा है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप इस कंपोनेंट को लेते हैं, फिर इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कंपोनेंट को लेते हैं, फिर इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। ऐसा करके आप यहाँ पे एक बैठाते हैं, फिर यहाँ बैठाते हैं, फिर यहाँ बैठाते हैं, फिर यहाँ बैठाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप में से किसी ने अगर पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है, तो आपने कैसे सीखा है कि आप पहला वैल्यू यहाँ लेते हैं,
और उसके बाद इस पूरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू को लेंगे, फिर इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक एक करके आप कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करते जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कॉलम और सिंगल रो है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस, कि आप पहला कंपोनेंट लीजिए और पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आउटपुट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा। और सेकंड के लिए भी आप सेम चीज करेंगे, आप पूरा ये लेंगे, ये वैल्यू लेंगे और पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लेस कर देंगे। सो आपका आउटपुट क्या होगा, 6 4 9 6, विच इज अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम दूसरा वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टाइल देखते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले तो हमको पता है कि दिस विल बी अ 1x1 वैल्यू, तो यानी यहाँ पर सिर्फ एक नंबर आएगा, है ना। और वो रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं, ये हो रहा है 2 3 एंड 3 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे अब आप वो सेम चीज यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज है इस कॉलम में। अगर आप रो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इट वाज इजी, बट यहाँ आप ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको यहाँ और कोई कॉलम्स नहीं मिल रहा, फिर उसको सम करेंगे इन दोनों वैल्यूज के साथ। सो दिस विल बी 2 into 3 plus 3 into 2 which is 12, करेक्ट। तो ये आपका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जैसे करते हैं, आप इसको वैसे ही फॉलो कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट कंपोनेंट को लिया, फर्स्ट रो का, उसको फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कंपोनेंट को लिया उस रो का और फर्स्ट कॉलम के सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, और उनको सम करके आपने यहाँ पर एक वैल्यू बैठा दिया, राइट। और आपको दिखेगा कि दिस इज सेटिस्फाइंग आपका जो रिक्वायरमेंट है ऑफ 1:1। तो ये हो गया हमारा दोनों वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का सोल्यूशन। अब हम जाते हैं मैट्रिसेस के तरफ। तो आज के लिए हम मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देकर ही खत्म कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 सेकेंड। है ना, तो आज के लिए हम सिर्फ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पे ही खत्म करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि एक मैट्रिक्स क्या होता है? हेलो, The matrix is a two-dimensional array. मैट्रिक्स इज अ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, थोड़ा सा नॉन कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन फिर से मे बी। क्या हम उसे बोल सकते हैं कि मल्टीपल हमने अच्छा चलो ठीक है, फॉर नाउ इट्स गुड इनफ टू नो दैट इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स से एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, एक मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो लेट्स से इसमें मैंने दिया 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल है, ये तुम कैसे बोल रहे हो? सर क्योंकि 2 रो एंड 2 कॉलम है। 2 रो और 2 कॉलम, दोनों रोज है ये और दोनों कॉलम्स है ये। ठीक है, और इस कॉलम में वैल्यूज है 1 3 और इसमें वैल्यूज है 2 4। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम मैट्रिक्स में सम कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। ऑल दीज ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, बट उन सब के पहले हमको जानना होगा कि हम क्या ऑपरेशन किस मैट्रिक्स पे वैलिड होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स का डिमेंशन देखकर। तो इस मैट्रिक्स का डिमेंशन कोई बताएगा क्या होगा?
इस मैट्रिक्स का कोई डिमेंशन बता सकता है क्या? सर 2x2। 2x2, वेरी गुड। लेट्स से मैंने एक और मैट्रिक्स बनाया बी, उसमें मैंने दिया 1 3 4 5 6 7, इसका डिमेंशन क्या हुआ? 3x2। 3x2। 3x2, वेरी गुड, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, अब अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा ट्रांसपोज का, तो कोई मुझे बताएगा कि ए ट्रांसपोज का वैल्यूज क्या होगा? सबसे पहले मुझे वैल्यूज बताओ। पहले रो का 1 वैल्यू 3 2 1 4 3 2 4। 2 4, गुड। और इसका डायमेंशन क्या होगा फिर से? 2x2। अच्छा, अब बी ट्रांसपोज का वैल्यूज मुझे रो वाइज बताओ। ठीक है, कि पहले रो में क्या वैल्यू होगा, फिर उसके बाद के रोज में क्या वैल्यू होगा, मुझे वैसे बताओ। सर पहले रो में 1 5 होगा, ओके, 1 5 देन 3 6। 3 6, सर सॉरी ये कॉलम वाइज हो गया, रो वाइज 1 3 4 एंड नीचे 5 6 7। 1 3 4 एंड 5 6 7। ओके, और इसका डिमेंशन क्या होगा? 2x3। 2x3। क्या बाकी सब इस आंसर से अग्री करते हैं? हाँ। ओके, तो सब लोग अग्री करते हैं, तो विच मीन्स कि आपने जब एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया तो उसका डिमेंशंस ऑब्वियसली चेंज हो रहा है और उसका वैल्यूज क्या हो रहा है कि आपका स्वैप हो जा रहा है अक्रॉस द मेन डायगोनल। तो अगर आपका मेन डायगोनल मान लीजिए ये 1 6 है, तो ये वैल्यूज स्वैप हो जा रहे हैं, राइट? 3 और 5 स्वैप हो गया, 4 के लिए कोई कंपोनेंट है नहीं तो ये ऊपर चला गया, और 7 के लिए भी कोई कंपोनेंट है नहीं इसलिए ये फिर से ऊपर चला गया। तो अब अगर आपका मेन डायगोनल ऐसा है तो 3 और 5 स्वैप हो चुके हैं एंड 4 एंड 7 मेन डायगोनल के ऊपर चले गए बिकॉज वो पहले नीचे थे, राइट? अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इट्स मोर इजी टू विजुअलाइज कि आपका ये 1 4 के ऑपोजिट साइड्स पे जो था वो एक्सचेंज हो गया। तो मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ विच इज 3x3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 3x3 है, और अब मैं इसको सी को ट्रांसपोज करता हूँ। तो ये ट्रांसपोज को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हम देखते हैं कि मेन डायगोनल का जो वैल्यूज है, मेन डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल का वैल्यूज है वो कभी ट्रांसपोज में चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आपने ये आप इधर भी नोटिस कर रहे हैं, 1 और 4 हमेशा 1 और 4 हमेशा अपना पोजीशंस मेंटेन करता है। एक्सचेंज क्या होता है? ये वैल्यू सबसे पहले यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर ये दोनों वैल्यू, तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और फिर ये दोनों वैल्यू, तो यहाँ 6 आ गया और यहाँ 8 आ गया। आपका मेन डायगोनल वैसा ही रहेगा, आपका ये हो गया 1 4 7 2 5 8 3 6 9। क्या ये वैसा ही दिखता है जैसा आप लोग अपने टेक्निक से करते हैं? हाँ। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी मेन डायगोनल है उसके अराउंड वैल्यू स्वैप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इस पॉइंट पे आज का क्लास हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट उस दिन हम थोड़ा सा जो पाइथन का प्रोग्रामिंग टूल्स है उसके थ्रू ये सारे ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली आप जब कोड लिखेंगे मशीन लर्निंग के लिए तो आपको मैट्रिसेस या वेक्टर से डील करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको चाहिए होगा कि आपके पास पाइथन में फीचर्स हो जिसके थ्रू आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकें या अपना वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकें, उनको ट्रांसपोज कर सके, या उनमें आपको कोई अगर ऑपरेशंस करना है वो कर सके, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो फ्राइडे को। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और